माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की जो विस्तृत समय सारणी निर्धारित की गई है सत्र 2022-23 के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो भी जो पोस्ट मैट्रिक या क्लास 11th एंड 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो टाइम टेबल बना है प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लिए, अर्थात पोस्ट मैट्रिक या दसमोत्तर के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की आवेदन की जो समय सारणी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि फॉर्म भरते समय विद्यार्थियों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही साथ आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं अपने स्कॉलरशिप का, इसके बारे में इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु अर्थात पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की क्या टाइम टेबल है, क्या समय सारणी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो समय सारणी है वो दो चरणों में है, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में। तो प्रथम चरण का क्या समय सारणी है या क्या टाइम टेबल है, और साथ ही साथ जो द्वितीय चरण है इसका क्या टाइम टेबल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि विद्यार्थियों को फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो कार्यवाहियां होनी है उसमें जो पहली कार्रवाई है, जो सर्वप्रथम कार्रवाई होनी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए या कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के जो बीटेक के विद्यार्थी हैं, बीफार्मा के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप के लिए कार्रवाइयाँ होनी है उसमें जो सबसे पहली कार्रवाई है वह क्या है, वह यह है कि प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना। तो सबसे पहले जो मास्टर डेटा होता है उस मास्टर डेटा में सम्मिलित होने की कार्यवाही एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा की जानी। और साथ ही साथ जो ऐसे संस्थान जो कि नए खुले हैं, जो नवीन संस्थान हैं, उन नवीन संस्थानों द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी से एक पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड को प्राप्त करना और मास्टर डाटा के सब जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको भर करके अपलोड करना और डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा उसको प्रमाणित करने का काम जो है वो सबसे पहले किया जाना है और सबसे प्रथम कार्रवाई है। और इसके लिए जो समय सारणी निर्धारित की गई है, प्रथम चरण के लिए उस समय सारणी है 5 मई 2022 से लेकर के 6 जून 2022 तक। तो ध्यान दीजिए, 5 मई 2022 से लेकर के 6 जून 2022 तक के बीच में सभी संस्थान अपना मास्टर डेटा अपडेट कर देंगे। या प्रथम चरण के लिए और द्वितीय चरण के लिए 11 जुलाई 2022 से लेकर के 22 अगस्त 2022 तक के बीच में समस्त संस्थानों को, जो कक्षा 11-12 के संस्थान है या फिर हायर एजुकेशन के संस्थान, उनको अपना मास्टर डाटा अपडेट करना है, उसको अद्यतन करना है, सभी सूचनाएं भर करके अपलोड करना और डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित करना है। और साथ साथ जो नवीन संस्थाएं हैं उनको भी पासवर्ड प्राप्त करके अपने डेटा को डिजिटली जो है उसको वेरीफाई करना है, प्रमाणित करना है। तो पहला यह स्टेप होना है। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम में कुल सीटों की कितनी संख्या है, सक्षम स्तर से निर्धारित कितना उसका फी है, शुल्क है, पाठ्यक्रम वार पूर्णांक मीन्स कितना टोटल है हर कोर्स का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का। यदि आप वहाँ पे कुछ सेमेस्टर है या सेमेस्टर सिस्टम लागू है तो सेमेस्टर सिस्टम में दोनों सेमेस्टर मीन्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो है इसको मिला करके क्या पूर्णांक बन रहा है, टोटल क्या है, उस मार्क्स को अपडेट करना है। और साथ साथ उस मार्क्स को अपडेट करने के साथ साथ पाठ्यक्रम और अफिलिएटिंग एजेंसी या विश्वविद्यालय का क्या नाम है, उसका आईसी या ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का जो कोड है उसको, या इससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं सभी को भर करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने का काम जो है संस्थाओं को करना है। और इसके लिए जो समय सारणी निर्धारित की गई है वो प्रथम चरण के लिए 5 मई 2022 से लेकर के 6 जून 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। द्वितीय चरण के लिए 11 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। अपनी समस्त डाटा को भर करके उसको डिजिटली फॉरवर्ड करना, डिजिटली प्रमाणित करना, वेरीफाई करने के लिए।
अगली जो कार्रवाई होनी है डियर स्टूडेंट्स, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्रवाई है, वो क्या है, आप सभी के द्वारा, आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने फॉर्म को फिलअप करना, अपने फॉर्म को भरना। और आपको जो अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना है वो चाहे फ्रेश विद्यार्थी हों अर्थात जो नवीन विद्यार्थी हों या रिन्यूअल या नवीनीकरण के विद्यार्थी हों, दोनों के लिए समय सारणी है। फ्रेश से अभिप्राय है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार फॉर्म डालने जा रहे हैं, पहली बार प्रवेश लिया और पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म डालने जा रहे हैं। जैसे कक्षा 11 के वे विद्यार्थी जो पहली बार कक्षा 11 में प्रवेश लिए और पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म डालने जा रहे हैं, या बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो पहली बार फॉर्म डालने जा रहे हैं, वो फ्रेश में आते हैं। और साथ ही साथ फ्रेश में वे विद्यार्थी भी आएंगे जो मान लीजिए कक्षा 12 में है और उन्होंने कक्षा 11 में फॉर्म नहीं डाला, या वो बीए सेकेंड ईयर में है, बीएससी सेकेंड ईयर में है और उन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं डाला। ऐसे सभी विद्यार्थी नवीन या फ्रेश में आते हैं। और वे सभी विद्यार्थी रिन्यूअल में आएंगे या नवीनीकरण में आएंगे जिन्होंने पिछले वर्ष या गत वर्ष में फॉर्म डाला था। ध्यान दीजिए, आपने पिछले वर्ष में स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला, आपको स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपने पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला था तो आप रिन्यूअल में आएंगे चाहे आपको स्कॉलरशिप मिला हो या नहीं मिला। अर्थात वे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में हैं और उन्होंने कक्षा 11 में स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला और उनको स्कॉलरशिप मिला तो भी रिन्यूअल डालेंगे और नहीं मिला तो भी डालेंगे। जो बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर में है और उन्होंने पिछले वर्ष फॉर्म डाला था और इस बार फिर से डालने जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला, वे सभी रिन्यूअल या नवीनीकरण का फॉर्म डालने जा रहे हैं। और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो समय सारणी निर्धारित की गई है ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए, प्रथम चरण हेतु 10 मई 2022 से लेकर के 7 जुलाई 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है, जबकि द्वितीय चरण हेतु 8 जुलाई 2022 से लेकर के 7 नवंबर 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। तो ध्यान दीजिए, यदि आपका समय से प्रवेश हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो प्रथम चरण के विद्यार्थी 10 मई से लेकर के 7 जुलाई 2022 तक फॉर्म अपना डाल सकते हैं। और यदि आप प्रथम चरण में नहीं डाल पा रहे हैं फॉर्म तो आपके लिए द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में आप 8 जुलाई 2022 से लेकर के 7 नवंबर 2022 तक के बीच अपना स्कॉलरशिप का या वजीफा का फॉर्म दसमोत्तर विद्यार्थी डाल सकते हैं। कक्षा 11, 12 या फिर पोस्ट मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं वे फॉर्म डाल सकते हैं। डेट आप नोट कर लीजिए, 10 मई से लेकर 7 जुलाई प्रथम चरण में और 8 जुलाई से लेकर के 7 नवंबर 2022 तक द्वितीय चरण हेतु। अगली जो कार्रवाई होनी है, कार्रवाई 3 है, वह क्या है कि विद्यार्थियों के द्वारा जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जो भी आवेदन फॉर्म भरा जाता है, उनको तुरंत उसका हार्ड कॉपी नहीं मिलता है, बल्कि एनआईसी के पास आपका डेटा जाता है और एनआईसी लखनऊ जो है या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ जो है उसके द्वारा आपके पोर्टल पर अर्थात विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो स्टूडेंट सेक्शन होता है उसमें आपके द्वारा यदि कोई त्रुटियां की गई हैं उसको वहां पे प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्यार्थी द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन में हुई त्रुटियों की यदि आपके द्वारा कोई गलतियां की गई है तो स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। और कब तक किया जाएगा? जब आवेदन पत्र अपना पूर्ण कर लेते हैं, आप अपना फाइनल पूर्ण कर लेते हैं फॉर्म और प्रिंट आउट आपको नहीं मिलता, बल्कि प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में एनआईसी के द्वारा जो भी यदि आपके द्वारा कोई त्रुटियां की गई हैं तो आपके सेक्शन में या स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। अब 3 दिन के उपरांत जब फिर से आप चेक करेंगे, अपने स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, अपने फॉर्म को चेक करेंगे, तो यदि आपके द्वारा कोई त्रुटियां की गई होंगी तो आपके स्टूडेंट सेक्शन में दिखाया जाएगा, और नहीं की गई हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको फॉर्म को फाइनली सबमिट करके हार्ड कॉपी ले सकते हैं। तो अगली जो कार्रवाई है वो क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को लेना और उसके साथ जितने भी अटैचमेंट हैं, जितने भी एनेक्जर्स हैं, संलग्नक हैं, उन सभी संलग्नों को लगा करके अपने विद्यालय में, अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जमा करना। कौन कौन से संलग्नक हो सकते हैं डियर स्टूडेंट? सबसे पहला क्या है कि पिछली कक्षा की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपका फीस रसीद होना चाहिए, आपका जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए, आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है लगा करके और स्कॉलरशिप का जो हार्ड कॉपी उसको लेकर के उसके साथ अटैच करके आप अपने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में या विद्यालय में जमा करेंगे। ये सबसे अनिवार्य स्टेप है। क्यों? क्योंकि यदि आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा और आपने सोचा कि मेरा फॉर्म स्कॉलरशिप का सबमिट हो गया और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपका फॉर्म वहीं से रिजेक्ट हो जाता है और आपका फॉर्म आगे नहीं भेजा जाता, क्योंकि आगे फॉर्म विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के द्वारा ही फॉरवर्ड होता है, ना कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म आपके द्वारा भर देने से। तो ध्यान दीजिए, आपको
जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसके साथ जितने भी संलग्नक हैं, आपका फीस रसीद से लेकर के पिछली कक्षा का अंक प्रमाण पत्र से लेकर के आय, जात, निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, अपना पहचान पत्र, जो कुछ भी है सबको अटैच करके उसकी फोटोकॉपी लगा करके सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म भरने के 4 दिन के अंदर आपको अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कॉलेज में जमा कर देना चाहिए, विद्यालय में जमा कर देना चाहिए। और इसके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है वो प्रथम चरण हेतु 11 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम चरण में फॉर्म डालने जा रहे हैं वो 11 जुलाई 2022 तक अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जमा कर देंगे। और द्वितीय चरण है तो जो ये लास्ट निर्धारित किया गया वो 10 नवंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप फॉर्म अपना फाइनली सबमिट करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो अगले 1-2 दिन में क्या करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में उस फॉर्म को जमा कर दीजिए। और जब आप फॉर्म जमा करेंगे तभी ये आपका जो काम होता है वो पूर्ण माना जाएगा। तो इसलिए आप अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालिए और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए और अनिवार्य रूप से अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय में जमा कर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो अगली कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होनी है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी एवं अभिलेख तथा समस्त विवरण जो है विद्यालय के द्वारा या महाविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा उसका मिलान किया जाएगा। जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रिकॉर्ड हैं, और उसको ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसारित किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अपने फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जमा करना है। जब आप जमा करेंगे तभी उसका जो है मिलान विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या फिर आपका विद्यालय कर पाएगा और उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड कर पाएगा, ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर पाएगा। तो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए जो उसका समय दिया गया है वो प्रथम चरण हेतु 15 मई 2022 से लेकर के 13 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है और द्वितीय चरण हेतु 10 जुलाई 2022 से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक का समय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को दिया गया है विद्यार्थियों के डेटा को ऑनलाइन वेरीफाई करने और उसको फॉरवर्ड करने, अर्थात ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो DIOS लेवल का होता है कक्षा 11-12 हेतु। तो जिला विद्यालय निरीक्षक या DIOS साहब कक्षा 11-12 हेतु और संबंधित विश्वविद्यालय या अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा जो पोस्ट मैट्रिक अन्य कोर्स हैं, BA, BSc, BCom, BTech, BPharma, ये सब, इनके लिए जो विश्वविद्यालय हो गया, अफिलिएटिंग एजेंसीज होंगी, उनकी संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष, अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करेंगे और आपात छात्र या पाठ्यक्रम संस्थाओं को ब्लॉक करने का काम भी वे करेंगे। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो फर्स्ट सेशन हेतु या प्रथम चरण हेतु जो है 3 अगस्त 2022 तक का निर्धारित किया गया है और द्वितीय चरण हेतु 10 दिसंबर 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला स्टेप आता है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिए जाना एवं पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से डेटा को लॉक किया जाना। तो जो शुद्ध डाटा आएंगे, जो सही डाटा होंगे, जो वेरीफाइड डाटा होंगे, उसको जो है लॉक करने का काम जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के द्वारा किया जाएगा और उसके लिए समय निर्धारित किया गया 26 जुलाई 2022 से लेकर के 7 अगस्त तक प्रथम चरण हेतु और 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक द्वितीय चरण हेतु। तो ये 7वां स्टेप आता है और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो क्या है, वो आपके अकाउंट में पैसों का आना, छात्रवृत्ति का आना। तो कार्रवाई नंबर 8 क्या है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी की डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत, ध्यान दीजिए ई पेमेंट से आएगा, ई पेमेंट अर्थात PFMS प्रणाली जिसको हम ई पेमेंट कहते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के बचत बैंक खातों में, किसमें, जिसमें आधार लिंक होगा, तो आधार से लिंक बचत बैंक खातों में धनराशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है प्रथम चरण हेतु 14 अगस्त 2022 तक का समय है और द्वितीय चरण हेतु 24 फरवरी 2023 तक का समय निर्धारित किया गया। ध्यान दीजिए, यदि आप प्रथम चरण में फॉर्म डाल देते हैं तो आपके खाते में 14 अगस्त 2022 तक वजीफा, स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति आ सकती है और द्वितीय चरण हेतु विद्यार्थियों के खाते में 24 फरवरी 2023 तक उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा, शुल्क प्रतिपूर्ति आ जाएगा। तो ये रहा पूरा टाइम टेबल जो आपके काम का है कि
जो आप जानते रहिए कि फॉर्म कब भरना है और क्या क्या कार्रवाइयाँ होनी है और आपके अकाउंट में कब तक पैसे आ जाएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला जाता है, भरा जाता है, उसमें वे गलतियां कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो गलतियां कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसको आप नोट करेंगे तो आप गलतियां नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या है, फॉर्म भरते समय सावधानियां बरतते समय कि आपको अपना कैटेगरी ही चुनना है, आपको अपना वर्ग ही चुनना और उसी वर्ग में फॉर्म डालना है। यदि आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हो तो आप जनरल चुनिए, सामान्य चुनिए, अनुसूचित जात के हैं तो एससी चुनिए और अनुसूचित जनजात के हैं तो एसटी। तो जनरल एससी एसटी वाला अपना चुनेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में, तो उसको चुनिए। और यदि आप अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो आपका कौन सा वर्ग है उसी में आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये सावधानी बरतनी है। दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या रिन्यूअल वाले स्टूडेंट हैं, अर्थात नवीन कैटेगरी में आते हैं, नवीनीकरण में आते हैं। हमने बताया आपको नवीन कौन है, जो पहली बार फॉर्म डालने जा रहा है, चाहे वो कक्षा 11 का विद्यार्थी हो, कक्षा 12 को हो, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी वर्ष का हो। यदि वह पहली बार वजीफा या स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल रहा है तो नवीन में आता है। नवीनीकरण वाले वे विद्यार्थी होते हैं जो पिछली वर्ष या गत वर्ष में स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला था। ध्यान दीजिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने डाला, आपको स्कॉलरशिप मिला या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला, इसके कोई मायने नहीं होते हैं। यदि आपने पिछले वर्ष फॉर्म डाला था तो आपको इस बार नवीनीकरण या रिन्यूअल का फॉर्म डालना है, क्योंकि आपके काफ़ी डेटा जो है वो स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहले से पड़े होते हैं। तो नवीन और नवीनीकरण का चयन आपको कैसे करना है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपका यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप जिले को चुनेंगे, तो उसमें आपका जो कॉलेज है, स्कूल है या यूनिवर्सिटी, उसको सिलेक्ट कीजिए। कभी कभी विद्यार्थी जो है ज़्यादा उत्साहवश जो है किसी गलत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को सिलेक्ट कर लेते हैं और सारा फॉर्म डाल देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब आप उस फॉर्म को अपने विद्यालय, महाविद्यालय में ले जाएंगे तो वे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता नहीं रिकॉर्ड, और आप वास्तव में जहाँ का डाले हैं और वहाँ का विद्यार्थी होते नहीं। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, अपने संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का चयन ध्यानपूर्वक करना है। तो यहाँ पे विद्यार्थी गलती करते हैं। और अगली जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने नाम की स्पेलिंग, अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग, माता के नाम की स्पेलिंग या अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वे गलत लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो आपके अंक पत्र में, मार्कशीट में हो, पिछले मार्कशीट में, उसी के अकॉर्डिंग भरिए। वही स्पेलिंग भरिए जो आपके अंक पत्र में या प्रमाण पत्र में लिखी हो, वही डेट ऑफ बर्थ भरिए जो आपके प्रमाण पत्र में या अंक पत्र में हो, तो गलतियां नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखना। अगला जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, आधार संख्या। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी के पास आधार कार्ड होगा। आधार संख्या का जो 12 डिजिट है, उस 12 डिजिट को आप बड़े ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना होती है। तो आधार संख्या बड़े ध्यान से भरना है। और साथ ही साथ जो आप आय प्रमाण पत्र लगाते हैं, जात प्रमाण पत्र, अधिवास या निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, उसका जो आवेदन संख्या होता है, फॉर्म संख्या होता है, प्रमाण पत्र संख्या होता है, उसके जारी करने की जो तिथि होती है, इन सबको भी आप बड़े ध्यान से भरेंगे, क्योंकि विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं। प्रमाण पत्र संख्या में कोई एक अंक या एक डिजिट भूल देते हैं या जारी करने की तिथि कुछ गलत डाल देते हैं, तो इससे आपका डेटा मिसमैच कर जाता है। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। और अगला जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो सावधानी, वो क्या है, आपका जो बैंक खाता आप अपने फॉर्म में डालते हैं, आपको वही बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जो आपके आधार से लिंक है। आधार सीडेड जो है, मीन्स आपको वही बैंक खाता संख्या डालना है जो आधार से लिंक है। और जो आईएफएससी कोड है उस बैंक का, उसको भी बड़े ध्यान से भरना है। आईएफएससी कोड में भी आप सभी लोग गलती करते हैं, तो आईएफएससी कोड में भी ध्यान से उसको भरिए। अपने जो खाता संख्या है उसके सारे अंक को मिला लीजिए और वही खाता संख्या भरिए जो आधार से लिंक है। और साथ साथ जो आपका फीस विवरण है या फीस रसीद है या फीस की जो अमाउंट है, मात्रा है, उसको भी आप अपने फीस का जो आपका रसीद होगा, जो शुल्क की रसीद होगा, उससे मैच कर लीजिए। जो जितना उसमें अमाउंट है, अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय से समझ करके, पूछ करके ही भरिए कि कितना भरना है। किसी भी सूरत में जो आपकी फीस रसीद है उसमें जितने फीस अंकित है उससे अधिक आपको फीस नहीं भरना है, शुल्क नहीं भरना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। अब कुछ नोट करने वाली बातें वो क्या है कि जो समय सारणी दी गई है, उक्त समय सारणी के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण या प्रोन्नत
प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही विद्यार्थी अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। ये तो ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जिनको रिन्यूअल का फॉर्म भरना है, जो रिन्यूअल में आते हैं, ऐसे विद्यार्थी कब फॉर्म भर सकेंगे? जब उनका रिजल्ट आ गया होगा या जब वो प्रोन्नत हो चुके होंगे, जब वो प्रमोटेड हो चुके होंगे। तो यदि आपका वार्षिक है तो आपका 1 वर्ष का रिजल्ट आएगा या प्रमोट होंगे। यदि आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो दोनों सेमेस्टर का जो परीक्षा फल घोषित हो जाएगा, उसके उपरांत ही आप अपना फॉर्म रिन्यूअल का डाल सकते हैं। आप पास हुए हैं या प्रमोट हुए हैं, उत्तीर्ण है या प्रोन्नत, जब ये फाइनल डिसाइड हो जाता है उसके बाद ही आप रिन्यूअल का फॉर्म डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, वार्षिक परीक्षा फल या सेमेस्टर सिस्टम में तो दोनों सेमेस्टर का जब परिणाम आ जाएगा उसके उपरांत ही आप रिन्यूअल के फॉर्म को डाल पाइएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो यह है कि नवीनीकरण करने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो रिन्यूअल का फॉर्म डालेंगे उनको ज़्यादा डिटेल नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है। उनको क्या करना है, नवीनीकरण के विद्यार्थियों को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि भर देनी है, गत कक्षा का परीक्षा फल रिजल्ट भर देना है, अपना एनरोलमेंट नंबर या नामांकन संख्या भर देना है। तो ध्यान दीजिए, नवीनीकरण के विद्यार्थियों को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत कक्षा का परीक्षा फल मीन्स पिछले क्लास का रिजल्ट और एनरोलमेंट नंबर भरते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। रिन्यूअल के फॉर्म में या रिन्यूअल या नवीनीकरण के फॉर्म में अन्य कोई सूचनाएं आपको भरनी ही नहीं है। तो रिन्यूअल का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि आपको कोई सूचना नहीं भरनी है, आपकी सारी सूचनाएं वेबसाइट पे पहले से पड़ी हैं। आपको केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत कक्षा का परीक्षा फल और आपका एनरोलमेंट नंबर या नामांकन संख्या ही भरना, बस इतना ही भरना है आपको। अगला जो है, ऐसे विद्यार्थी जिनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल नहीं निकला है तो और वे फॉर्म भरना चाहते हैं तो वे भरेंगे रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर विकल्प। ध्यान दीजिए, रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर विकल्प को चुनते हुए, ऑप्शन को चुनते हुए आप अपना फॉर्म स्कॉलरशिप का भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ऐसे विद्यार्थी जो रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर ऑप्शन को चुनेंगे, विकल्प को चुनेंगे और फॉर्म भरेंगे, ऐसे विद्यार्थियों का जो डेटा है वो संदेहास्पद श्रेणी में आएगा। तो रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड विकल्प चुनने वाले सभी विद्यार्थियों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा, अर्थात आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए जो टाइम टेबल उसमें समयावधि दी गई है 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 15 दिसंबर 2022 तक की समयावधि में विद्यार्थियों द्वारा संदेहास्पद डेटा को सही करके, अर्थात अनिवार्य रूप से आपको अपना रिजल्ट या परीक्षा फल भरते हुए आवेदन पूर्ण करना होगा। और ये ध्यान दीजिए कि आपको अपना आवेदन पूर्ण करने के बाद अपना जो संस्था मीन्स कॉलेज है, विद्यालय या यूनिवर्सिटी है, वहाँ परीक्षा फल अंकित कराते हुए अपने फॉर्म को अग्रसारित कराना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर को चुनेंगे, ऑप्शन चुनेंगे और उसको चुनते हुए अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, उनका जो डेटा होगा, उनका जो फॉर्म होगा वो संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा और उनको 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 15 दिसंबर 2022 तक की समयावधि के बीच में अपना रिजल्ट, अपना परीक्षा फल उस अपने फॉर्म में भरना पड़ेगा, उसको पूर्ण करना पड़ेगा और उस पूर्ण करने के बाद अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी से अपने फॉर्म को अंकित कराते हुए उसको अग्रसारित फॉरवर्ड कराने का काम ऐसे विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है, जो फॉर्म है, वो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन पत्र को अग्रसारित या फॉरवर्ड न करने पर इस ऐसी दशा में मान लिया जाएगा कि आपका आवेदन क्या है, निरस्त हो गया है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जो रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर को चुनेंगे वे समय पर जाकर के जब उनका रिजल्ट निकल जाता है तो वे अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 15 दिसंबर 2022 की समयावधि में और उसको अपडेट करने के बाद अपने संस्थान में जाएंगे, वहाँ से अपने रिजल्ट को अपडेट कराते हुए अपने डेटा को आगे फॉरवर्ड कराएंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आपने फॉर्म डाल दिया है रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर चुन करके तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। संस्था अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के आवेदन को ऑनलाइन अग्रसारित करते समय विद्यार्थी के गत वर्ष की परीक्षा अर्थात सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टरों के अंकों को जोड़ते हुए विद्यार्थी का क्या प्राप्तांक रहा है, क्या पूर्णांक रहा है, मीन्स पिछली कक्षा में उसका जो रिजल्ट रहा है कि कितने में से कितना अंक उसने प्राप्त किया है, पूर्णांक और प्राप्तांक, और साथ ही साथ पिछले वर्ष उसकी अटेंडेंस क्या रही है, उसकी उपस्थिति का प्रतिशत भी भरना अनिवार्य होगा। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि
जो अटेंडेंस, ऐसे विद्यार्थी जिनकी अटेंडेंस 70% या उससे अधिक होगी वही स्कॉलरशिप के योग्य होंगे। तो आपको अपने अटेंडेंस पर ध्यान देना चाहिए और आपका जो अटेंडेंस होगा पिछले वर्ष का, अभी हम 2022-23 का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इसके पूर्व 2021-22 का जो अटेंडेंस होगा उस अटेंडेंस को आपके महाविद्यालय के द्वारा भरा जाएगा और पिछले क्लास में जो आपका रिजल्ट होगा, जो प्राप्तांक या पूर्णांक होगा, वो भी आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय के द्वारा भर करके ही आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। चलिए, अब आप फॉर्म अपना कैसे भर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए और scholarship.up.gov.in इसको डालिए तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपुत्र ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश, स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट ऑनलाइन सिस्टम। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक सेक्शन है जहाँ पर लिखा है स्टूडेंट सेक्शन। ये स्टूडेंट सेक्शन आपके काम का, इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे विकल्प आ जाएंगे और उस विकल्प का आप क्लिक करते हुए आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो देखिए आपके समक्ष खुल के आ गया रजिस्ट्रेशन सर्वर 1, रजिस्ट्रेशन सर्वर 2, 3, फ्रेश लॉगिन 1, फ्रेश लॉगिन 2, फ्रेश लॉगिन 3, फ्रेश लॉगिन 4, रिन्यूअल लॉगिन 1, रिन्यूअल लॉगिन 2, रिन्यूअल लॉगिन 3। तो ये सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करना हो तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। ढेर सारे सर्वर दिए हैं। जो फ्रेश वाले विद्यार्थियों फ्रेश लॉगिन करेंगे, जो रिन्यूअल वाले विद्यार्थियों वे रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे विकल्प आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन आ गया, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन आ गया, पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन आ गया और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन आ गया। तो आप जिस भी कैटेगरी में होंगे, प्री मैट्रिक होंगे तो प्री मैट्रिक, इंटर के विद्यार्थी होंगे तो इंटर की, और BA BSc BCom MSc कॉम या पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे तो इस पर आप क्लिक कीजिए और आपके सामने सारे ऑप्शंस आएंगे, सारे विकल्प आएंगे और उन विकल्पों का प्रयोग करते हुए आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं scholarship.up.gov.in वेबसाइट पर जा करके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात कक्षा 11-12 और उससे ऊपर के क्लास के लिए जो उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपुत्र ऑनलाइन प्रणाली है उसका जो समय सारणी है उसके बारे में चर्चा किया कि आपको फॉर्म डालने की क्या डेट है और आपके खाते में पैसा कब आ जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all.